Good evening everyone. I am Saksham Pandey, your physics teacher, and today we are going to continue with our topic sound. और रेजोनेंस में हम लोग ने ख़त्म किया था कि रेजोनेंस, व्हाट आर रेजोनेंस, व्हाट इज़ द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस. भूल गए बेटा? रिवाइज किसी दिन करके आओ तो तुम लोग क्या बोले, छोड़ो. रेजोनेंस होती है बेटा जैसे फोर्स्ड वाइब्रेशन, याद होगा एक नेचुरल वाइब्रेशन होती है कि वो, हाँ, नेचुरल वाइब्रेशन होगी कि वो बॉडी जो नेचुरली फ्रीली विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्सेस जो वो वाइब्रेट करने की टेंडेंसी रखे. जैसे कोई पेंडुलम लिया हम लोग ने, उसको ऑस्किलेट करना चालू किया, वो नेचुरली जितने पे ऑस्किलेट करना चाह रही है वो उतने पे करेगी. वैक्यूम में डाल दिया उसको तो वो अपने हिसाब से करेगी. लेंथ बढ़ाते जाए तो अलग टेंडेंसी बदल जाएगी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके लेंथ से. ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हर मीडियम का नेचुरल वाइब्रेशन. फिर उसके बाद आता है डैम्ड वाइब्रेशन विच आर ऑल्सो कॉल्ड डैम्ड वाइब्रेशन. दे आर कॉल्ड नथिंग. ठीक है, हाँ. नेचुरल वाइब्रेशंस आर कॉल्ड फ्री वाइब्रेशंस, डैम्ड वाइब्रेशंस आर ओनली कॉल्ड डैम्ड वाइब्रेशंस, एंड दे डू हैव एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन देम. मतलब अब एयर में, एयर इज मतलब रेजिस्टिव फोर्स तो लगी रही है, फ्रिक्शन है, एयर है, तो इसमें क्या होगा, साउंड एक टाइम के बाद धीमे 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 होती होती क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, बंद हो जाएगी, वाइब्रेशन इज स्टॉप्ड. फिर तीसरी आई थी बड़ी मज़ेदार, फोर्स्ड वाइब्रेशन. कोई चीज़ ऑलरेडी वाइब्रेट कर रही है, हम लोग ने उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, पीरियोडिक फोर्स. व्हाट डिड वी मीन बाय पीरियोडिक फोर्स? नहीं, हाँ, लगाते रहना. ऐसा नहीं होगा कि ऐसे आई, कभी ऐसे मार दिया, कभी ऐसे मार दिया. अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे तो दैट हैज़ टू बी ऑफ द सर्टेन फ्रीक्वेंसी. अब वो फोर्स को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट भी किया जाएगा, लेकिन वो आपको नहीं करना है. जैसे कितना भी फोर्स लगाए उससे पता चल जाएगा ना वो कितने फ्रीक्वेंसी से अब ऑस्किलेट करने वाली है. ठीक है, वो फॉर्मूले में पुट करेंगे, जब हमारा फॉर्मूला था तो आ जाएगा. अब इसी फोर्स वाइब्रेशन का ही एक पार्ट है विच इज़ कॉल्ड रेजोनेंस. यही बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, और इसके 5 मार्क्स का केस स्टडी आता है. आपके पास कोई ना कोई डायग्राम दे देगा, जिस 3 डायग्राम दिया हुआ है. आज इसी पे हम लोग बात करेंगे कि रेजोनेंस के 3 केसेस उठाएंगे. ठीक है, एक ये पेंडुलम वाला है, एक एयर कॉलम वाला है, और तीसरा ट्यूनिंग फोर्क वाला है. ठीक है, ये तीनों में से कोई भी एक आ सकता है सिर्फ डायग्राम, एंड दे विल आस्क यू कि कौन सा हम लोग फिनोमेना स्टडी कर रहे हैं इसमें. तो वी आर स्टडिंग रेजोनेंस. फिर वो पूछेगा दूसरे में कि व्हाट इज रेजोनेंस. चलो तुमने बता दिया तो बता दो है क्या ये. तो रेजोनेंस क्या होगा, जैसे हम लोग ये फोर्स्ड वाइब्रेशन लगा रहे थे, अब व्हेन इट मैचेस द नेचुरल वाइब्रेशन, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट बॉडी, जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, हम लोग उसका एग्जाम्पल लिए थे आपके एग्ज़ाम और पढ़ाई का, कि आपने पहले से जितनी पढ़ाई की हुई थी अब आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हो और बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा है, तो बहुत अच्छे से आप ग्रास्प कर लोगे. वही होता है रेजोनेंस. जैसे कि इनकी कोई नेचुरल वाइब्रेंसी है, नेचुरल वाइब्रेशंस है. ठीक है, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को मिक्स करके वाइब्रेंसी बोल दिया मैंने. नहीं, वाइब्रेंसी कुछ नहीं, वाइब्रेंसी कलर को बोलता है. तो इनकी, हाँ, कितना वाइब्रेंट है, कुछ कितना चटक. ठीक है, नियॉन की वाइब्रेंसी बहुत होती है. खैर, एनीवेज, इनकी कोई नेचुरल वाइब्रेशन है, मतलब ये जो आवाज़ निकालते हैं उसकी कोई फ्रीक्वेंसी है. लेट अज्यूम इट टू बी 100 हर्ट्ज. वैसे तो बहुत ज़्यादा है उससे, बट 100 हर्ट्ज. अब 100 हर्ट्ज से ही बात कर रहे हैं, आप पीछे से आए, आप कुछ बोलने लगे जो 50 हर्ट्ज पे आप बात कर रहे हैं, तो दिस इज़ अ केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन. आप उसको 60 ले गए, फोर्स्ड वाइब्रेशन. सब कुछ फोर्स्ड है. इसमें क्या होगा, आप दोनों की आवाज़ ऐसा नहीं होगा कि मुझे बहुत तेज़ सुनाई देगी, सबकी अलग अलग साउंड सुनाई देगी, और मुझे दिक्कत ही होगी आपकी साउंड सुनने में और इनकी. तभी तो होता है ना, बोलते आप चुप हो जाओ, पहले एक को बोलने दो, आप चुप हो, एक एक बोलने दो. अब वहीं अगर सब लोग एक ही वाइब्रेशन से बात करने लगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है. जैसे एक क्राउड जब आंसर देती है तो वो बहुत क्लियरली सुनाई देता है. जैसे एक क्राउड जब चीयर कर ले, हिप हिप हुर्रे, तो सब बहुत एनर्जी से, अपनी पूरी एनर्जी जितनी है सब जान से निकाल. जैसे स्टेडियम्स में होता है, किसी को चीयर करना हुआ तो वहाँ हम लोग देखते हैं रेजोनेंस का फिनोमेना. वहाँ पे सबकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, एक जैसी, सब में एक ही जैसा एंथुजियाज्म है. अब 2 तो बदलेंगे, ऐसा नहीं कि पूरी ही स्टेडियम,
आज जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो इंडिया की तरफ से इंडिया पूरा चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत दिक्कत होगी समझने में, अरे क्या बोल रहे हैं यार, करीब 1 लाख लोग हैं, सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल। फ्रीक्वेंसी का मतलब जानना है आपको? अच्छा देखिए फिर समझिए फ्रीक्वेंसी पहले। ऐसा तो ये आपके कोर्स में है नहीं, पर इसको समझ लेते हैं। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं पेंडुलम का। पेंडुलम का लेना है एग्जाम्पल कि किसी और चीज़ का? पेंडुलम समझ जाओगे। पेंडुलम इज बेसिकली डिपिक्टिंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। अब ये जो पेंडुलम होता है ये हम लोग देखें तो इसकी मीन पोजीशन है, ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है। तो फ्रीक्वेंसी होता है द नंबर ऑफ ऑस्किलेशन, मतलब एक वाइब्रेशन ये कंप्लीट कर लेगा 1 सेकेंड में, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन दैट इज कंप्लीटिंग इन 1 सेकेंड। अब अगर ये 10 वाइब्रेशन कर लिया 1 सेकेंड में तो इसकी फ्रीक्वेंसी इज 10 हर्ट्ज। अगर इसने 100 वाइब्रेशन कर लिया 1 ही सेकेंड में देन द फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज। दिस इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हम लोग जैसे बात करते हैं तो हमारे आसपास के जो एयर मॉलिक्यूल्स है, ये एयर का सामने पार्टिकल है, ये वाइब्रेट ही तो करेंगे ना अपने टू एंड फ्रो मोशन। ये इसकी मीन पोजीशन है, ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा, ठीक है। तो इसी का हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, यहाँ डिस्प्लेसमेंट दिखाते हैं इसका और यहाँ पे टाइम। तो इसी का ये 2 जब गया तो ऊपर, फिर ये मीन पोजीशन पे आ गया यहाँ पे, फिर फ्रो गया तो नेगेटिव, फिर 2, फिर फ्रो, ये गया। तो ये फ्रीक्वेंसी। अब जैसे ही ये यहाँ पे टाइम डिपिक्ट कर रहे हैं, अब ये टाइम जैसे मान लीजिए वहाँ पे 1 सेकेंड है, ये 0.1 2 3 4 करके जा रहा है और यहाँ पे आया तो यहाँ पे अगर इसने अपनी 2.5 वाइब्रेशन, जैसे यहाँ पे 1 ऑस्किलेशन कंप्लीट की, 2 कंप्लीट की और हाफ कंप्लीट की, तो 2.5 हर्ट्ज की इसकी वाइब्रेशन हो गई है, मतलब 2.5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है साउंड की। अब दिस फ्रीक्वेंसी विल टेल यू द पिच ऑफ द साउंड। द हायर द फ्रीक्वेंसी, 1 सेकेंड में वो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से बात कर ले उसकी पिच उतनी ज़्यादा। पिच मतलब आवाज़ उसकी बड़ी पतली सुनाई देगी। जैसे लड़कियों की आवाज़ में फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, बोलते ना हाई फ्रीक्वेंसी वॉइस है, तो हाई फ्रीक्वेंसी वॉइस विल ऑलवेज बी वेरी ऐसे एकदम, हाँ, पतली। जैसे आप लोग देखते थे टॉम एंड जेरी में, वो बोर्ड पे ऐसे नाखून रगड़ता था, तो बड़ी पतली आवाज़, तो इट प्रोड्यूसेस अ वेरी श्रिल साउंड, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब समझे, रेजोनेंस पे वापस आ जाए, ठीक है। तो ये अपने 100 हर्ट्ज पे बात कर रहे हैं, आप 50 हर्ट्ज पे बात किए, बहुत ज़्यादा है, हाँ, उसकी पिच ज़्यादा है। ये भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, दोनों एक ही, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम है, हाँ, उसके मतलब उनकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है। चलिए अब क्या बोल रहा था मैं, हाँ, आप ये एग्जाम्पल ही नहीं कंप्लीट करने दे रहे हैं। 100 हर्ट्ज पे ये बात कर रहे हैं, आप 50 हर्ट्ज पे बात कर रहे हैं, तो दिस इज़ ओनली फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो उससे क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा बड़ी अच्छी साउंड मुझे सुनाई देगी, लाउड साउंड नहीं सुनाई। लाउड साउंड होती है जिसकी इंटेंसिटी बहुत हो, जो बहुत दूर तक जाए, है ना। लेकिन लाउड साउंड होती है, और लाउड का उल्टा फिर फेंट साउंड। जैसे हमने अगर ये या फिर इसको गिराया, अगर हमने इन दोनों चीज़ों में से इसको गिराया और इसको गिराया, तो ये बड़ी फेंट साउंड देगा, सुनाई भी नहीं देगा, और ये बड़ी लाउड साउंड देगा, ठीक है। तो लाउड और फेंट मतलब समझे, वो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक अभी समझेंगे भी। अब जैसे ये बात कर रहे हैं, आप अगर 50 पे बात कर रहे हैं, इनकी वाइब्रेशन को आपने मैच नहीं की, तो मुझे ऐसा नहीं होगा कि बड़ी लाउड साउंड सुनाई देने की, मुझे एम्पलीट्यूड आवाज़ का गिर जाएगा, लाउडनेस कम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आपने मैच कर ली इनकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी, तो वो मैच, देखिए आप जो बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आप दोनों लोग सिर्फ हमिंग कर रहे हैं, हमिंग समझ रहे हैं, और ये हमिंग में ही आपने मैच कर ली इनकी फ्रीक्वेंसी। तो अब जब ये मैच होगी तो भले आप दोनों का पिच अलग अलग है, लेकिन क्योंकि आपने, नहीं, पिच अलग कैसे ही हो पाएगा, पिच भी इसमें मैच कर जाएगा आप दोनों का। आवाज़ की क्वालिटी भले डिफरेंट होगी सबकी, मतलब आपकी आवाज़, मगर अब जो आवाज़ सुनाई देगी ना मुझे, उसमें मैं डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाऊँगा आपकी आवाज़ और इनकी आवाज़। ये बहुत ज़्यादा बढ़ा के, मतलब बहुत लाउड साउंड सुनाई देगी फिर मुझे। जैसे अगर आप दोनों मैच कर दिए हमिंग, एक बार करके ट्राई करिए, हाँ,
तो वर्ड तो दोनों लोग का प्रोनाउंसिएशन में, हमिंग इसीलिए बहुत इजी होती है, जैसे हम कर रहे हैं अब कोई एक लिसनर हो, जैसे हम ही लिसनर है, आप दोनों हमिंग करिए, सांस भरिए और हमिंग करिए और फ्रीक्वेंसी मैच करने की कोशिश करिए। चलिए, हाँ थोड़ी थोड़ी मैच कर रही है। तो अब ऐसे केस में मुझे बड़ी लाउड साउंड सुनाई दी, लेकिन मान लीजिए आप बहुत तेज हमिंग कीजिए, आप धीमे हमिंग कीजिए, तो अब मुझे बेकारी मतलब बहुत फेंट साउंड सुनाई दे रही है। तो ये होता है रेजोनेंस, जब ये फोर्स्ड वाइब्रेशन किसी बॉडी की नेचुरल वाइब्रेशन को मैच कर जाए तो एक बड़े एम्पलीट्यूड की आवाज़ हम लोग को सुनाई देती है, मतलब एक लाउड साउंड सुनाई देगी। ठीक है, अब उसके केसेस पढ़ते हैं तो क्लियर होगा रेजोनेंस। यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। 15 मिनट 20 मिनट तो लग जाता है आप लोग को रिवाइज कराने में, पढ़ के तो आते नहीं हो कुछ। लेक्चर 37। बात मत करो बेटा, आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। पहला केस क्या? हाँ ज़रूर होगा, पर उसकी बात हम लोग क्लास के एंड में करेंगे। चलो पहला केस देखो बुक में, वो ट्यूनिंग फोर्क वाला। ठीक है, इसमें क्या किया है, एक हम लोग ने ट्यूनिंग फोर्क लिया है, वहाँ से बेटा वाईफाई ऑन। अच्छा वाह, बहुत बढ़िया कुशाल। अच्छा आज तुम फ़ोन चला भी रहे थे क्लास के पहले, हाँ याद आया। ठीक है, ट्यूनिंग फोर्क है, उसको हम लोग ने एक वॉइस बॉक्स से कनेक्ट किया। अब अगर ये वॉइस बॉक्स ना भी होता तब भी आपका काम बन जाता, मतलब अगर 2 ट्यूनिंग फोर्क भी हम लोग ले लें तब भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन उसमें दिक्कत क्या आएगी, ये वॉइस बॉक्स हमारी आवाज़ का एम्पलीट्यूड बढ़ाने के लिए मदद करता है। जैसे एक वॉइस बॉक्स बेसिकली ये हमारा जो वाइब्रेशन है उसको दूर तक पहुंचाने में मदद करता है। जैसे एक गिटार होता है, गिटार में जो एयर कॉलम है ना नीचे, वो वॉइस बॉक्स ही है उसका। अब वो अंदर तो खाली स्पेस है, लेकिन वो एयर कॉलम में जितना बढ़ाते जाऊं, मतलब वो मैच किया जाता है कि वो उससे रेजोनेट करे, पर वो एयर कॉलम इसीलिए है, वरना तो क्या ही है। अब पर इलेक्ट्रिक गिटार्स में नहीं होता ये, इलेक्ट्रिक गिटार्स पतले से होते, आर्टिफिशियल नहीं, वो कनेक्टेड होता है वायर से और वो बजता है स्पीकर पे। तो वो जो वाइब्रेशन होती है वो इलेक्ट्रिकली थ्रू ट्रांसफ़र होती है, मगर ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं। जो दोनों से कनेक्ट होता है उसमें होता है जो अकूस्टिक बजेगा, मतलब जो भी स्पीकर नहीं, जो खुद से बजने वाला है उसमें आपको वॉइस बॉक्स दिया जाएगा। क्योंकि अगर ये वॉइस बॉक्स नहीं हुआ तो आवाज़ बड़ी फेंट होगी, हम लोग को सुनाई नहीं देगा। इसको भी मैं समझाऊंगा। हाँ पतले होते हैं, क्योंकि उसको तो हमको स्पीकर पे कनेक्ट कर ही देना है, उसकी स्ट्रिंग की आवाज़ थोड़ी ना सुननी है हम लोग को। ठीक है, चलिए अब हम लोग ने ट्यूनिंग फोर्क लिया। अब दीज ट्यूनिंग फोर्क्स आर वेरी आइडेंटिकल, मतलब परफेक्टली आइडेंटिकल। दोनों लोग ऐसे ट्यूनिंग फोर्क हैं, ट्यूनिंग फोर्क मतलब पता है ना, ये ऐसे ट्यूनिंग फोर्क हैं जो सेम, जिनकी सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, नेचुरल वाइब्रेशन सेम लेके चलेंगे। अब जैसे कि यहाँ ये बहुत बढ़िया, 2 आइडेंटिकल ट्यूनिंग फोर्क लिया हम लोग ने, एकदम आइडेंटिकल मिल भी गया। अब ये ट्यूनिंग फोर्क क्या करेंगे, हम लोग इसको पहली बात तो एक वॉइस बॉक्स से कनेक्ट कर दिए ताकि दूर तक आवाज़ें सुनाई दे इसकी। ये इसका वॉइस बॉक्स है और ये इसका वॉइस बॉक्स है, एंड दिस वॉइस बॉक्स डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड, इट जस्ट एम्पलीफाइज द वाइब्रेशंस। ठीक है, इसी को दूर तक, मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचाने में मदद करेगा उसको। ठीक है, अब हम लोग ने इसको हिट किया। हाँ सबसे पहले इन दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं, नेचुरल वाइब्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूरा यही आ जाता है डायग्राम, तो ये तीनों को अच्छे समझना और जहाँ डाउट हो पूछ लेना। नेचुरल वाइब्रेशन दोनों के अज्यूम कर लेते हैं इज 1000 हर्ट्ज। ठीक है, और ये
बॉक्स, हाँ अब तीनों के, अब रेजोनेंस पढ़ रहे हैं तो रेजोनेंस पे ही बेस्ड होगा। चलो ये ए है, ये बी है, हम लोग ने ए को स्ट्रक किया और उसको उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे लेते आए। हम लोग बी के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग ने इसको स्ट्रक किया। अब ये मूव करना चालू कर देगा अपने पोजीशन पे, अब ये ऐसे ऐसे मूव करने लगेगा, हाँ तो टू एंड फ्रो मोशन करेगा। और ये साउंड यहां से तो निकलेगी, साथ ही साथ वॉइस बॉक्स में जाएगी और यहां से साउंड वेव निकलनी स्टार्ट होगी। और इस साउंड वेव का भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हाँ बहुत बढ़िया, 1000 हर्ट्ज। अब ये इसको कैच करेगा, अब ये वॉइस बॉक्स क्या करेगा, इसको कैच करके इस ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट कराने लगेगा, है ना। तो अब ये वाइब्रेट करने लगा। अब अगर हमने ऐसा कर दिया कि हम लोग ने इसको स्ट्रक किया और इसकी वाइब्रेशन इस तक आई, और अगर ये भी 1000 हर्ट्ज पे आ गया, इसने इसको लिया और इसको टू एंड फ्रो करने लगा और ये भी 1000 हर्ट्ज पे आ गया, देन दिस इज अ केस ऑफ रेजोनेंस। और अब जो साउंड सुनाई देगी हम लोग को, वो हम लोग को बहुत लाउड साउंड सुनाई देगी। और लाउड क्यों होगी, क्योंकि इस साउंड का क्या बहुत हाई होगा, नहीं क्या बहुत हाई होगा, नहीं पिच नहीं बेटा, एम्पलीट्यूड। मैं बताया था ना पिछली क्लास में, एम्पलीट्यूड से इसका रिलेशन लाउडनेस का, तो ये ऐसी साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, हाई एम्पलीट्यूड वाली, ठीक है, जिसके एम्पलीट्यूड बड़े बड़े हो। किस कंडीशन में, जरूर है। देखिए हम लोग इसको अगर रीड भी करें, सबसे पहले बोला है कि माउंट टू आइडेंटिकल फोर्क्स ए एंड बी ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी ऑन टू सेपरेट साउंड बॉक्स, इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत बात किया कि दोनों को मिले ये वो, फिर हाँ, ऑन पुटिंग ट्यूनिंग फोर्क ए ऑन इट साउंड बॉक्स वी फाउंड दैट द अदर ट्यूनिंग बी फोर्क ऑल्सो स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एंड अ लाउड साउंड इज हर्ड। मतलब हुआ कुछ ऐसा कि हम लोग ने बस इसको स्ट्रक किया और हम लोग देखे थोड़ी देर बाद ये भी ऐसे ऐसे करने लगा और बड़ी लाउड साउंड सुनाई देने लगी। उसके बाद उसका रीजन बताया कि लाउड साउंड क्यों सुनाई देने लगी, तो रीजन बताया था, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क ए प्रोड्यूसेस द फोर्स्ड वाइब्रेशन इन द एयर कॉलम ऑफ इट्स साउंड बॉक्स। दीज वाइब्रेशंस ऑफ लार्ज एम्पलीट्यूड बिकॉज ऑफ द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ साउंड बॉक्स, they are communicated to the sound box of fork B. The air column of B starts vibrating with the frequency of fork A. Since the frequency of these vibrations are same as the natural frequency of fork B, the fork B picks up this vibration and starts vibrating under resonance. ठीक है, thus two sound box communicate these vibrations. तो वही बताया है कि हम लोग ने इसको वाइब्रेट किया, इस साउंड बॉक्स ने इसको कैच किया, इसको वाइब्रेट करने लगा, एक लाउड साउंड सुनाई देने लगी। अब ये वैक्यूम में नहीं हो रहा है, क्योंकि वैक्यूम में अगर करते तो साउंड तो सुनाई ना देती हम लोग को, ठीक है। तो दिस इज इन एयर, और हाँ एक्सटर्नल फोर्सेज है, दिस विल बी डैम्प्ड वाइब्रेशन। लॉस ऑफ साउंड तो होगा, लेकिन केस समझने के लिए, जैसे कि ये जो 1000 हर्ट्ज प्रोड्यूस हो रही है, तो ये जो साउंड बॉक्स है ये इसीलिए कि इसको एम्पलीफाई करे ये, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बड़ा है। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि द लाउडनेस ऑफ द वॉइस या फिर साउंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। जैसे अगर हम इतने छोटे सरफेस एरिया पे स्ट्रक करें किसी चीज़ को, आवाज़ बहुत छोटी प्रोड्यूस होगी, लेकिन हम लोग एक बड़ी सरफेस एरिया पे जब स्ट्रक करें तो आवाज़ बड़ी, एक ज़्यादा लाउड साउंड सुनाई देगी। इसीलिए हम इस वॉइस बॉक्स का एरिया बढ़ा दिए हैं कि अगर एनर्जी लॉस भी हो रही तो ये इसको एम्पलीफायर करके यहाँ तक पहुँचा दे वो वाइब्रेशंस को, ठीक है। तो अब ये तो सब कुछ मैंने हाइपोथेटिकल लिया है, अगर आप इसको प्रैक्टिकली समझें तो हम लोग लेते हैं कि हम लोग ने इसको स्ट्रक किया और ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दी 2000 हर्ट्ज पे, ठीक है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों की 1000 थी, 2000, तो 2000 में से मान लीजिए यहाँ तक 1900 हर्ट्ज जा रही होगी, सब लॉस करा के। इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, वो बहुत आसान है। 1900 अभी सब फोर्स्ड हो रहा है, फोर्स तो है ही, तो ये चलना चालू कर दिया,
फॉर एग्जाम्पल 1890 हर्ट्ज पे, ठीक है, इतना किया। फिर ये धीरे धीरे रिड्यूस हुआ क्योंकि डैम्ड है, तो 1500 पहुंचाइए, ठीक है, 15, 12 ऐसे कर करके एक केस पे ये 1000 पे पहुंच गया, ठीक है, 1000 पे पहुंच गया। इसने इसको, या फिर मान लीजिए 1010, इसको ले लेते हैं 1100 हर्ट्ज पे, ठीक है, इसने इसको दे दिया 1050 हर्ट्ज, और ये अब आने लगा 1000 हर्ट्ज पे। अब जितनी देर तक ये हुआ उतनी देर तक ये भी 1000 पहुंचा दिया अपने आप को। अब जब ये अचानक से हम लोग को बड़ी लाउड साउंड सुनाई दे देगी, ऐसा नहीं होता है कि तुरंत किया तुरंत रेजोनेंस होने लगा, ठीक है, रेजोनेंस में थोड़ा टाइम लगता है, बीच में, हाँ बीच बीच में होगा, ठीक है, मतलब एक ही पॉइंट पे होगा। जैसे आप देखेंगे कि जब जैसे मैं हमिंग भी करा रहा था दोनों लोग की, तो ऐसे थोड़ी ना कि स्टार्ट होते ही होने लगा, आप लोग को थोड़ा टाइम लगा ना फ्रीक्वेंसी मैच करने में। अब ये लोग तो लिविंग है नहीं, तो ये एनर्जी लॉस होगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सब कुछ मैच कर जाएगा। जब ये मैच करेगा फ्रीक्वेंसीज, तब हम लोग को रेजोनेंस सुनाई दे देगा। नहीं बेटा, रेजोनेंस समझना क्या मुश्किल हो रहा है। फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं, हाँ बस इतनी ही बात है। थोड़े बहुत और इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं कि लाउडनेस बढ़ जाता है क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, ठीक है। बाकी यही है कि दो चीज़ें जब सेम वाइब्रेशन से करने लगे, ऑस्किलेट या फिर फ्रीक्वेंसी, दोनों लोग सेम वाइब्रेशन पे आ जाए तो एक लाउड साउंड सुनाई दे देती है, ठीक है। तो ये वाला केस क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? कोई डाउट इसमें? किस लिए? नहीं, ये फिर वो सब कुछ हाइपोथेटिकल, पहले उसमें तो बताया भी नहीं है कुछ किसी हर्ट्ज का जिक्र, तो मैंने सब कुछ हाइपोथेटिकल लिया, फिर थोड़ा प्रैक्टिकल लिया तो लॉस ऑस होता रहेगा, फिर जाके ये मैच करेगा। हम लोग इसमें लेते हैं रेजोनेंस एंड ट्यूनिंग फोर्क। और कभी कभी एग्जाम में ये साउंड बॉक्स नहीं देता है, सिर्फ दो ट्यूनिंग फोर्क रहते हैं और उन दोनों को वाइब्रेट कराता है, तो वो भी एक रेजोनेंस का ही केस रहेगा। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि आप क्वेश्चन खोल लो, हाँ ये देखो, ये पीछे, इसी के पीछे पढ़ लो, इसके एक्सरसाइज पे आओ। ये देखो एक्सरसाइज पे ये दिया हुआ है ना, ये फिगर दे देगा और पूछेगा कि डिस्क्राइब योर ऑब्जर्वेशन, फिर बी स्टेट द प्रिंसिपल इलस्ट्रेटेड बाय दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो पहले ऑब्जर्वेशन बताना है, फिर उसी का देखो तीनों ले लिया, तीनों केस, पेंडुलम वाला और एयर कॉलम, ये भी समझने हैं अभी। तो ट्यूनिंग फोर्क वाला ऐसे ही रहेगा, एक पूरा अपैरेटस दे देगा, और ये बोर्ड्स में आया भी है काफ़ी बार। हाँ, डिस्क्राइब योर ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे? आपको लिखना होगा व्हेन ट्यूनिंग ए फोर्क इज स्टक विद समथिंग, इट वाइब्रेट्स विद अ फ्रीक्वेंसी, इट वाइब्रेट्स विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देन दिस फ्रीक्वेंसी इज गिवन इनटू द साउंड बॉक्स एंड इट प्रोड्यूसेस अ फोर्स्ड वाइब्रेशन ऑन साउंड बॉक्स बी, and the tuning fork B starts to vibrate at the same frequency of tuning fork A, and thus we hear a very loud sound due to resonance. पूछिए कुछ आगे। हाँ वही होती है फोर्स वाइब्रेशन, कि किसी दूसरी चीज पे वो अपने नेचुरल स्टेट में आपने एक्सटर्नली उस पर कोई फोर्स वाइब्रेशन लगा दी और वो और तेजी से करने लगी। हाँ, और रेजोनेंस की डेफिनेशन भी लिख दीजिएगा। हाँ ले तो लिया, ये देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल। ये वैसे लैब में कराया भी जाता है स्कूल्स में। ये देखिए, इसने ट्यूनिंग फोर्क ए को स्ट्रक किया, वाइब्रेट किया, साउंड वेव इससे गई,
और इसने रिसीव किया, ये भी वाइब्रेट करने लगा। एक टाइम पे दोनों लोग सेम पे आ जाएंगे, लाउड साउंड सुनाई देने लगेगी। क्लियर? अगले केस पे चले। अब्रल बेटा बड़ी जल्दी आया आज, कहाँ छोड़ दिए उसको? रैपिडो कहाँ छोड़ दिए उसको? हर्ष को नहीं आया। हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन तब मैच नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको जब किए तो ये अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसको दी, इसको हम लोग करेंगे तो क्योंकि इसका सब कुछ अलग अलग है, इसका मटेरियल अलग अलग है, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब ये जो साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है मीडियम टू मीडियम, कि मीडियम में कितनी डेंसिटी है, मीडियम का सरफेस एरिया क्या है। ठीक है, पेंडुलम वाले में तो कोई, जैसे स्ट्रिंग्स में डिपेंड करती है उनकी लेंथ पे, उनके मटेरियल पे, इलास्टिसिटी पे। वैसे ही क्योंकि ये मीडियम ही बदल दिया तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगा अगर हम लोग ने इस पे स्ट्रक किया, क्योंकि इसको स्ट्रक करेंगे तो पहले तो ये थोड़ा बहुत वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, फिर लॉस हो के मैच नहीं कर पाएंगे दोनों लोग एक दूसरे को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ले लेते हैं हम लोग, फोर्स्ड एंड रेजोनेंट वाइब्रेशंस इन पेंडुलम। केस 2। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पेंडुलम्स लेंगे अलग अलग लेंथ्स के, किसी की कुछ लेंथ होगी, किसी की कुछ लेंथ होगी। लेकिन यहाँ पे सब कुछ सेम है, मटेरियल वगैरह सब सेम है, सिर्फ डिफरेंस है लेंथ का, लेंथ ऑफ द रोप का। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। चलो, ए बी सी डी ई, बुक में 4 ही लिया है, हम लोग कितने भी ले सकते हैं। ठीक है, हमारी मर्जी, लेकिन मिनिमम 4 तो लेना ही पड़ेगा, या फिर 3 भी लेंगे तो चलेगा। तो पूरे टाइम ये बात, बेटा कुछ आगे उधर बैठो, जाओ 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 बात करो। ये तुम्हारे जो फ्रीक्वेंसी है ये सुनाई दे रही है, इधर आओ इधर आओ, जल्दी आओ। ये बोल रहे हो बेटा, जाओ उधर जाओ। आप करोगे तो बिना बोले चले जाना। चलो, अब हम लोग ने क्या किया, पेंडुलम ए को उसकी मतलब उसको फ्रीक्वेंसी, उस पर वाइब्रेट, इस पर ऑस्किलेशन लेते हैं, इसको लेके हम लोग ने वाइब्रेट कराना चालू कर दिया। नहीं, लेफ्ट टू राइट करा लीजिए। ठीक, ऐसे प्लेस्ड है ना सारे, तो लेफ्ट टू राइट किया तो ये अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी जितनी भी होगी उस पर वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। अब इट विल डिपेंड, जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, किसी को याद है? इट विल डिपेंड ऑन दिस। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके इसकी फ्रीक्वेंसी निकल आएगी, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये इस फ्रीक्वेंसी से ऑस्किलेट करना स्टार्ट करेगा, इसने ऑस्किलेट किया, ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, अब इसके लिए ये फोर्स्ड वाइब्रेशन बन जाएगी। ठीक है, ये कर रहा है, इसको फोर्स किया कि बेटा तुम भी वाइब्रेट करो, इसने भी, हाँ टकरा के। वैसे तो बुक में ये सब नहीं दिया है, बुक में तो, क्योंकि ये बुक में तो ये बताया है एयर कॉलम की वजह से भी ये ऐसा हो जाएगा कि जो आसपास की इसकी एयर थी, इसने इसके आसपास की एयर को, हाँ ठीक है, ये आपस में टकराएंगे नहीं, आसपास की एयर को करते हैं। वैसे तो ये ऑब्जर्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, बुक में ये पेंडुलम का डायग्राम इसलिए दिया जाता है जो एयर पार्टिकल्स है उनका मोशन डिपिक्ट करने के लिए, क्योंकि ये वाइब्रेशनल मोशन दिखाते हैं। ठीक है, हम लोग स्ट्रिंग्स को यूज़ करते हैं और पेंडुलम्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, जितने भी वाइब्रेशनल मोशन हमें दिखाए,
मतलब जिनमें डिस्प्लेसमेंट एट द एंड जीरो हो, क्योंकि साउंड जो एनर्जी है वो तो एयर के थ्रू जाती है, खुद तो सोर्स लिसनर तक पहुंच नहीं जाता है। तो इस पे फोर्स वाइब्रेशन लगी, ये अपनी कुछ फ्रीक्वेंसी पे आने लगा, ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ गया। इस पे फोर्स वाइब्रेशन लगी, ये नेचुरल अपनी फ्रीक्वेंसी पे आ गया। इस पे लगी, ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे आ गया। इस पे लगी, ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे आ गया। अब द ओनली थिंग हियर विच विल डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विल बी द इनवर्स रिलेशन ऑफ लेंथ, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ लेंथ ही है जो फ्रीक्वेंसी पे लाएगा। अब जिसकी भी लेंथ बराबर हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी भी बराबर होगी। तो यहाँ पे इनमें से किसी की लेंथ बराबर नहीं है सिवाय सी, बी और डी के। बी और डी की लेंथ बराबर है, मतलब इन दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम ही होगी। अगर इसकी 50 हर्ट्ज है तो इसकी भी 50 हर्ट्ज होगी, ठीक है। और इन सब की अलग अलग होगी, इन सब की और थोड़ी कम होगी। इसकी मान लीजिए हो गई 40 हर्ट्ज, इसकी हो गई 30 हर्ट्ज, और इसकी हो गई काफ़ी कम 20 हर्ट्ज। हाँ हाँ, रुक जाइए लेंथ, हाँ इसकी बढ़ जाएगी, इसको हाँ इसकी 60 मान लो, 60 हर्ट्ज, ठीक है। अब क्योंकि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, तो ये दोनों पेंडुलम को हम लोग देखेंगे कि ये ड्रास्टिकली अब दोनों लोग साथ में बड़ी तेज तेज वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे, इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड होता है कितनी ज़्यादा दूर जा रहा है पेंडुलम अपने मीन पोजीशन से, तभी तो एम्पलीट्यूड ऐसे ही तो डिपिक्ट किया जाता है, ये और ये। तो कितनी दूर, तो आप देखेंगे ये अपने नेचुरल, मतलब जिससे ये पहले कर रहा था, अब जैसे ही ये आएगा तो ये दोनों बहुत तेजी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो 10 यहाँ पे रेजोनेंस हुआ, वही केस बताया है। हाँ, क्योंकि इन्हीं दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच की है। ये एयर कॉलम, मतलब इनको इतनी दूर रखा जाएगा कि सिर्फ एयर कॉलम उधर तक जाए, आपस में लड़े ना ये सब। बाकी इसको पढ़ेंगे तो एग्जैक्ट यही सब चीज़ें बताई हुई है। पढ़ते हो कि नहीं घर जाके? पढ़ लिया करो बेटा, कम से कम एक रीडिंग कर दिया करो। तीसरे पे आए कि इस पे कोई डाउट? तीसरे केस पे आए कि इसको रीड करना है तुम लोग को? एक बार ब्रीफ रीडिंग कर ही लो इस केस की, इसी केस की, पेंडुलम वाले की। जल्दी जल्दी रीड कर लो, कोई पॉइंट ना समझ में आ रहे हो अगर। करो बेटा, तुम भी करो। जैसे ये साइंस एक्सपेरिमेंट है। अब इसमें सिर्फ ये वाला बॉब और ये वाला बॉब का सेम लेंथ है, तो सिर्फ ये दोनों रेजोनेंस शो करेंगे, बाकी सब अपनी अलग अलग वाइब्रेशन पे चलेंगे। नहीं है तो दो लेंथ बराबर है, अगर होता ही नहीं तो बताता क्यों हो। चलिए, कोई डाउट?
ये लिए ये डायग्राम लिया गया है, यही हमारा अगला केस। बात मत करो बेटा। केस 3 कुछ आगे बात कर दिए तुम, जाओ उधर जाओ, जाओ जल्दी जाओ उधर जाओ। आदत से मजबूर हो ना तुम, कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं बेटा, तुम अपनी दे दो यार, क्या करोगे बुक का तुम देते हो। हाँ अपनी ले ले। अच्छा तो तुम तो लाए नहीं थे बुक। चलो अब जल्दी बैठो उधर, इससे पहले मार खा जाओ। मतलब झूठ की पूरा पहाड़ है, पूरे झूठ का। उधर जाओ तो अब यही तुम्हारी पनिशमेंट, बिना बुक के पढ़ोगे तुम। जाओ जाओ, क्यों इतनी बात करते हो। चलो सब लोग इग्नोर कर दो यार इसे, बोलो आगे देखो, कुछ भी बोले तो तुम ही लोग को नहीं समझ में आएगा इसकी वजह से। देखो ये केस सबसे मुश्किल केस है। इस केस में होगा क्या कि ये हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लिए हैं और यहाँ पे एक टैप कनेक्टेड है। बुक में ये नहीं मेंशन किया है कि टैप कनेक्टेड है, उसमें बताया बस ये एक रिजर्वायर है। रिजर्वायर का काम है इसका जो अमाउंट ऑफ वाटर है उसको कम ज़्यादा करना, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं कम ही करना। अब जब इसमें एयर कॉलम इतनी थी, हम लोग एक ट्यूनिंग फोर्क को पास लेके आए। अब एयर कॉलम से रिलेशन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी का। तो जब इसकी एयर कॉलम जैसे जैसे हम लोग एयर कॉलम बढ़ाते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी बताइए। हाँ अरे एयर कॉलम से लेंथ का रिलेशन तो है ही। जैसे जैसे ये एफ का रिलेशन बताया था ना मैंने, हाँ तो जैसे जैसे मैं लेंथ बढ़ाऊंगा तो वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी तो कम होती जाएगी ना। तो जब ये लेंथ छोटी थी, मतलब जब ये पानी यहाँ तक भरा हुआ था, फॉर एग्जांपल अभी इसके पहले पानी भरा हुआ था यहाँ तक, तो लेंथ छोटी है तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी, अराउंड 1000 हर्ट्ज थी, ठीक है। 1000 हर्ट्ज की इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी। हम लोग एक ट्यूनिंग फोर्क लेके आए, एक ट्यूनिंग फोर्क हम लोग ने ट्यून किया और इसकी फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज। अब होने क्या वाला है, इसमें जाएगा और एक फोर्स्ड वाइब्रेशन जाएगी और पानी थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करेगा। जैसे स्पीकर्स पे हम लोग देखते हैं, स्पीकर में क्या होता है, स्पीकर के रखो अगर ऊपर पानी तो वो ऐसे पानी उछलता है ना, ठीक है, तो ये करेगा। अब इसको मैच कराने के लिए हम लोग ने टैप चलाया और पानी इधर चला गया, ठीक है, पानी थोड़ा सा इधर चला गया। अब ये पानी का लेवल रिड्यूस हुआ अगर, तो लेंथ बढ़ गई, एयर कॉलम हमारी बढ़ गई। अब पहले इतनी सी एयर कॉलम थी, अब थोड़ी और लंबी हो गई, तो उससे क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो गई। तो जहां पहले 1000 थी अब वो 600 हो गई, है ना। अगर अभी भी मैच नहीं की और टैप चलाए और पानी इधर चला गया और लेंथ बढ़ गई, मान लीजिए इतनी नहीं, इतना चला दिया, अब लेंथ कॉलम थोड़ी और बढ़ गई, तो फिर इनवर्स रिलेशन, ये जब बढ़ेगी तो ये घट जाएगा। तो इसके बढ़ने से जब ये थोड़ी और लेंथ, जैसे सबसे पहले मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर थी लेंथ की कॉलम, तब ये हमारी 1000 ये कर रही थी। अब जब हम लोग ने 6 सेंटीमीटर कर दिया तो 600 पे कर रही है। जब ये लेंथ कॉलम हम लोग 5 सेंटीमीटर की कर दी है तब ये 500 हर्ट्ज पे आ जाएगी। तो जैसे ही ये 500 हर्ट्ज पे आ जाएगी तब ये ट्यूनिंग फोर्क और इसकी वाइब्रेशन मैच कर जाएगी, तो हमें बड़ी लाउड लाउड साउंड सुनाई देने लगेगी इसी ट्यूनिंग फोर्क की, क्योंकि अब ये इसकी वॉइस को एम्पलीफाई करेगा, यही पानी नहीं करेगा, ये एयर कॉलम उसको एम्पलीफाई करेगा। वही गिटार वाला एग्जाम्पल, यहाँ पे पानी मेन नहीं है, पानी उसका लेंथ बढ़ाने के लिए है, यही गिटार में किया जाता है। जैसे हाँ पूछिए। हाँ नहीं नहीं इसमें नहीं जाएगी, ये बाहर निकालेगी वाइब्रेशन को, हाँ रिफ्लेक्ट करेगी। हाँ यहाँ तो टैप लगा हुआ है।
ये एक रिजर्वायर, इसको खोलने के लिए, पानी इधर भेजने के लिए। किसका बेटा? इसका पानी कम ज़्यादा करने के लिए। अब अगर हम लोग को पानी ज़्यादा करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ से इसका टैप खोल देंगे और ये पानी इधर चला जाएगा, मतलब इधर पुश करा देंगे पानी को, किसी भी पिस्टन से पुश कर दिए, इधर पानी चला गया। इसमें हाँ आ जाएगी उनमें वाइब्रेशन, तो ये फोर्स्ड वाइब्रेशन रहेगी। लेकिन अगर लेंथ कॉलम इसके बराबर, मतलब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर मैच नहीं की तो ट्यूनिंग फोर्क से ये रेजोनेट नहीं करेगा। ठीक है, ये करने के लिए इसलिए है, अब फिर से ये एग्जाम्पल तो समझो तब समझ में आएगा। जैसे गिटार में अलग अलग वॉइस बॉक्स, कुछ पतले गिटार होते हैं, कुछ बड़े, तो वो डिपेंड करता है कि जो स्ट्रिंग की वाइब्रेशन है उसको मैच करने के लिए उस गिटार का एयर कॉलम वैसा बनाया जाता है कि एयर कॉलम कुछ ऐसा सेट करो और कि वो जो वाइब्रेशन स्ट्रिंग निकालेंगी, मान लीजिए 1000 हर्ट्ज निकाल रही है, ठीक है, उसको मैच करने के लिए वो एयर कॉलम को छोटा या बड़ा किया जाता है कि वो जो वाइब्रेशन है वो उस एयर कॉलम के अंदर जाए और वहाँ से रेजोनेट करके एक बड़ी साउंड दे। वही स्ट्रिंग्स, आप गिटार की वही स्ट्रिंग्स लो और वो जो एयर कॉलम है उसको बंद कर दो, उसको ढक दो किसी चीज़ से। अब आप देखोगे आपको बड़ी फेंट साउंड सुनाई देगी, लाउड साउंड नहीं सुनाई देगी। मतलब वो जो जैसे बीच में छेद होता है ना गिटार के, उसको किसी चीज़ से ढक दो। अब आप स्ट्रिंग्स बजाओ, कोई साउंड नहीं, मतलब साउंड तो सुनाई देगी वो सिर्फ स्ट्रिंग की, लेकिन वो एम्पलीफाइड नहीं आएगी। उसमें तो नहीं आता, बजाते होगे तुम यार। हाँ पूछिए। यही सेम आप भी बजाते हैं क्या? हाँ, चेंज नहीं होता है बेटा, चेंज तो नहीं होता है लैब पे रखने से। चेंज तब होगा अगर आपने उसका कहीं ना कहीं से एयर कॉलम के साथ छेड़छाड़ की है, तब वो चेंज होगा। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट? क्लियर लगता है अच्छे से? वाला नहीं हुआ है? रुकिए एक और, फिर हम लोग हाँ तो जाने दीजिए, पानी तो थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा ही, एक एम्पलीफाइड साउंड देगा हमें, तो ऊपर भी तो आएगी। क्योंकि टैप लगा हुआ है ना, और अगर हम लोगों ने टैप खोल भी दिया तो होने दीजिए उधर ट्रांसफ़र तो होगी, समय फ़र्क क्या पड़ेगा। पर ये ट्यूनिंग फोर्क कितना छोटा सा ही कितनी फ्रीक्वेंसी दे ही पाएगा इसको, इतनी इंटेंसिटी तो इसकी साउंड में होगा नहीं कि पूरा पानी, बहुत थोड़ी थोड़ी चेंजेस लाएगा ये, छोटा सा तो ट्यूनिंग फोर्क है। जैसे कोई और अगर हम लोग देख लें, ये अच्छा बता रहा है और ये तो ब्लैक कर दे रहा है। ये भी ब्लैक है। चलिए इसी पे समझिए, वाइट कर देगा वो। कोई बात नहीं, देखिए, अरे कोई बात नहीं, दिख नहीं रहा क्या सर? चलिए वाइट कर लीजिए। क्या पैनोरामिक सनरूफ? अच्छा बैकग्राउंड, हमें लगा पैनोरामिक सनरूफ बोल। ठीक है, यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट किया
अब देखिए यहाँ पे ये स्केल है इसकी लेंथ कॉलम को मेजर करने के लिए। अब जैसे जैसे देखिए हम लोग ने पानी का लेवल गिराया तो ये लेंथ कॉलम बढ़ गई, तो उससे क्या होगा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी इस एयर कॉलम की, वो क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है, इसको बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और जैसे ही इससे मैच कर जाएगी फिर एक एम्पलीफाइड साउंड ये देगी। यहाँ पे पानी बस इसलिए यूज़ किया, यहाँ पे कोई भी लिक्विड यूज़ कर सकते हैं, वो इसीलिए है इसकी लेंथ कॉलम को बढ़ाने के लिए, इसमें वाइब्रेशंस लाने के लिए नहीं है। जैसे वही वाला गिटार का, वो एयर कॉलम बढ़ाने के लिए, तो इसमें बढ़ाने के लिए कहा कि एयर कॉलम उसका डबल ट्रिपल कर पाए हम लोग। तो पहली वाइब्रेशन जिस पे भी सुनाई दे दी, हम लोग को सुनाई दे देगी, लेट इट बी कि हम लोग को 3 सेंटीमीटर पे सुनाई दे दी। अब अगली वाइब्रेशन हमें सुनाई देगी 3L पे, मतलब अगर ये L सबसे पहले L 3 सेंटीमीटर पे था, अगली अगर रेजोनेंस निकालनी है, ठीक है, तो हम लोग को वो सुनाई देगी 3L पे। मतलब अब ये लेंथ कॉलम को आप 3 टाइम करो, मतलब कि आप इसको लेते जाओ 9 सेंटीमीटर पे, तो अगली बार वाइब्रेशन सुनाई देगी 9 सेंटीमीटर पे। फिर उसके बाद आपको सुनाई देगी 5L पे, मतलब 15 सेंटीमीटर पे। ऐसे ऐसे करके अलग अलग वाइब्रेशन सुनाई देगी, मतलब रेजोनेंस अगर आपको निकालनी है फिर से। ठीक है, जैसे आप इसका मतलब वैसे तो बुक में इतना है नहीं, मगर आपने इतने पे निकाला, ठीक है, तो आपको ये पता चल गया हाँ L जब हम 3 सेंटीमीटर करते हैं तब एक रेजोनेंस मिलती है। फिर उसके बाद फिर से अगर आपको रेजोनेंस का हम लोग को वैल्यू चाहिए कि आप किसी और वैल्यू पे देखते हैं, तो उसी को 3 टाइम्स कर दो, फिर एक रेजोनेंस सुनाई देगी, उसी का 5 टाइम कर दो, फिर एक रेजोनेंस सुनाई देगी। मगर ये 3-5 वाला नहीं दिया हुआ है बुक में, ये बस इसमें ये दिया हुआ था L2, इस वजह से मैंने बता दिया, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। क्वेश्चन तो सिर्फ इतना ही है, वैसे तो इतना कुछ डिफिकल्ट आएगा नहीं क्वेश्चन में, सिर्फ एग्जाम में सिर्फ ये अपैरेटस दे देगा और भाई पूछेगा क्या देख रहे हो, क्या स्टडी कर रहे हो, तो बस बोल देना है रेजोनेंस स्टडी कर रहे हैं। रेजोनेंस की आप ये पूरा एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर देना कि ट्यूनिंग फोर्क को ऊपर लाएं, टैप लेके इसको इधर डालें रिजर्वायर में, लेंथ कॉलम को बढ़ाएं। एक बार जब लेंथ कॉलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसको मैच कर गई तो रेजोनेंस होने लगेगा, एक लाउड साउंड सुनाई देगी इसी ट्यूनिंग फोर्क की। ठीक है, यही था हमारा तीसरा केस। एक बार इसकी भी रीडिंग कर लो जल्दी से, कोई डाउट ना रहे। क्लियर हुआ? कोई डाउट? कुशाग्र कोई डाउट क्या? नहीं, वाइब्रेट कर भी सकती है उसे। नहीं, वाटर का लेवल ऐसे गिरा नहीं देगी, इसको कम कर दी, वो तो उतना अपने ही लेवल पे रहेगी, थोड़ा सा वेव आ सकता है इसमें। पलट जाओगे फिर से? गलतियों से तो सीखो, जब वो गलती कर दी है तो फिर गलती क्यों कर रहे हो? गिर जाता, गिरा हुआ दिख रहा है वो, बोले गिरा है। चलिए अब थोड़ा बहुत एग्जाम्पल बताया है,
सबसे पहले एग्जाम्पल में पहला ही बोल दिया कि रेजोनेंट वाइब्रेशन इन पेंडुलम्स, जो हम लोग ने स्टडी किया। दूसरा रेजोनेंस इन मशीन पार्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मशीन के पार्ट्स में भी रेजोनेंस हो जाता है, जैसे एक गाड़ी चल रही है, अब उसमें जो पार्ट्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, अब जब इंजन चलता है तो वाइब्रेट होती है बॉडी, अब जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी मान लीजिए किसी नट बोल्ट से मैच कर गई, किसी भी ऐसी चीज़ से, तो वो दोनों सेम वाइब्रेशन में आ जाएंगे और बड़ी तेज़ी से वो दोनों वाइब्रेट करने लगेंगे। हाँ, मशीन के पार्ट्स इस, हाँ, एग्जॉस्ट की फ्रीक्वेंसी मैच ये नहीं कराया जाता है। जैसे अगर ये दोनों पंखे हैं, अभी उतनी लाउड साउंड सुनाई नहीं दे रही क्योंकि दोनों लोग की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। अगर ये दोनों पंखे सेम फ्रीक्वेंसी की आवाज़ निकालने लगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जैसे यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, एसी है, पंखा है, ये पंखा है, सब अलग अलग आवाज़ फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें निकाल रहे हैं। अगर सबकी फ्रीक्वेंसी एक बराबर हो जाए तो बड़ी लाउड साउंड इन लोग की सुनाई देगी। जैसे काइंड ऑफ एक हद तक इन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच ही कर रही है कि नहीं? हाँ, अरे बहुत बढ़िया एग्जाम्पल ले लिया। हाँ, आजकल वही तो चल रहा है। ऐप्स आते हैं ना कि दोनों फ़ोन में सेम टाइम पे गाना बज जाएगा, तो उससे होता क्या है, दोनों फ़ोन में सेम टाइम पे दोनों फ़ोन की फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, तो एक फ़ोन भी उतना ही नहीं दे सकता था, दो फ़ोन भी अलग अलग चले तो उतने नहीं दे सकते थे, मतलब अगर उनके स्पीकर का पावर मिला दे, तीन फ़ोन तक नहीं दे सकते थे। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी मैच करा दी दोनों लोग के साथ में तो बड़ी तेज़ी साउंड सुनाई देगी। वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रेजोनेंस का। पता नहीं ये एग्जाम्पल मेरे दिमाग में कैसे नहीं आया। बोल में, हाँ, बोल में रखना पड़ेगा, लेकिन तब आपको ये एक्सपेरिमेंट ध्यान देना होगा। आपको क्या करना होगा, उस बोल में पानी आपको भरना होगा। नहीं, हंसने वाली क्या बात है। बोल का जो एयर कॉलम है उसकी ऐसी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उस एयर कॉलम की जो कि उस स्पीकर से जो साउंड निकाल लेना उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करे। अगर नहीं कर रही है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप उस बोल में पानी भरे रहो, पहले ऊपर तक उसमें करो, साउंड बहुत अगर ये मैच नहीं कर रही है तब साउंड और डिम हो जाएगी आपकी। गिरा मत देना उसमें फोन, थोड़ा ऊपर ही रखना। आपने पानी थोड़ा सा कम किया, फिर उस पर रखा, थोड़ी बहुत फोर्स वाइब्रेशन सुनाई दी और कम, एक टाइम के बाद वो जब मैच कर गई तो रेजोनेंस आपको सुनाई देगी। ठीक है, एक गिटार में यही किया जाता है। जब कौन सा, हाँ, वो उसमें, हाँ, रेजोनेंस का ही फंडा है। और ट्यूनिंग फोर्क भी आप देखोगे ज़्यादातर एक ग्लास के ऊपर किया जाता है। जैसे एक ग्लास होगा, उसके ऊपर ऐसे टंग 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 टंग, नहीं, ग्लास, जैसे ये ग्लास है उसके ऊपर ट्यूनिंग फोर्क टंग टंग टंग, तो वो क्या होगा, हाँ, एक कौन सी मूवी थी कोई, हाँ, अरे यार आप लोगों को तो सब पता ही है। चलिए एग्जाम्पल फिर लेते ही रहते हैं, आज फिर आगे नहीं बढ़ेंगे, रेजोनेंसी समझते हैं। जैसे ग्लास वाला पहले क्लियर करें, फिर थ्रोट वाला। जैसे ग्लास के ऊपर रख के क्यों करते हैं कि ताकि रेजोनेट करे साउंड, इसकी कुछ निकलेगी। अब किस्मत है अगर वो मैच करेगी उस एयर कॉलम से तो रेजोनेट करके निकलेगी। हर टाइम ऐसा नहीं होगा, लेकिन हो भी जाता है। ट्यूनिंग फोर्क ऐसे बनाए ही जाते हैं। ठीक है, ट्यूनिंग फोर्क और ग्लास का भी पेयर ही आता है कि इस ग्लास में आप करोगे तो बड़ी अच्छी साउंड देगा ये रेजोनेट करके, क्योंकि वो एयर कॉलम ऐसे ही बनाया ही गया ये एक्सपेरिमेंट कर करके। ठीक है, और थ्रोट वाला, थ्रोट में क्या होता है, जैसे हम भी जो आवाज़ निकाल रहे हो फ्रीक्वेंसी है। अब आप देखोगे जो ऑर्केस्ट्रा में फीमेल सिंगर्स होती है, अब फीमेल सिंगर्स की पिच बहुत ज़्यादा, मतलब फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करती है, बड़ी पतली आवाज़ निकालती है, एक श्रिल आवाज़, और उससे कांच आँच टूटने लगते हैं हर जगह के। तो उससे होता क्या है, उस कांच की कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी। जब हम लोग बात भी करते हैं तो आसपास की मेरी सारी चीज़ें वाइब्रेट कर रही हैं इसकी वजह से। जैसे अगर मैं पेपर के सामने बात करूं तो पेपर आपको दिखेगा कि हाँ आगे पीछे हो रहा है, क्योंकि उससे तो साउंड जा ही रहा है, तो चीज़ें तो वाइब्रेट करती हैं। अब जैसे ही मैं इन चीज़ों के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करा दिया, इस ग्लास के साथ मैंने अगर अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करा दी, तो ये ग्लास क्या करेगा, मेरे वॉइस के साथ वाइब्रेट करने लगेगा, और जब रेजोनेंस होगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, तो और तेज़ वाइब्रेट करके टूट जाएगा। इस वजह से वैसे होता है वो, जो थ्रोट से हम लोग, वो रेजोनेंस की वजह से ही होता है। चलिए, अच्छा ही अगर एग्जाम में पूछ ले कि वाई डज द ग्लास ब्रेक व्हेन यू टॉक एट अ वेरी
हाई फ्रीक्वेंसी, तो आप बोल सकते हैं बिकॉज रेजोनेंस कैन अकर। अच्छा, उसके एग्जॉस्ट की बात कर रहे थे क्या? हमें लगा रूम के एग्जॉस्ट की। हाँ पूछो पूछो बेटा। जो गाड़ी का एग्जॉस्ट होता है जब उसको रेव करते हैं, हाँ जब वो पूरी अपनी फोर्स से रेव होता है तो 1-2 सेकंड में ग्लास पूरा खत्म हो जाता है। क्योंकि जैसे आप वाइन ग्लास, तो उसको एक यूट्यूबर ने किया था, उसके पास लैम्बोर्गिनी थी, तो उसने किया था 2 बार रेव किया, टूट गया। तो सर ये क्या बोलते हैं, ये इसमें भी यही रेजोनेंस, कि मतलब कि वो रेजोनेंस ही, लाउडनेस की वजह रेजोनेंस की वजह से। तो लाउडनेस का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशनशिप? लाउडनेस का एम्पलीट्यूड के साथ रिलेशनशिप है, फ्रीक्वेंसी का पिच के साथ रिलेशनशिप है। हम मैच कर जाए, अगर सब एक ही मैच कर गया तो सबके रेजोनेटिंग साउंड सुनाई देगी। हाँ, प्लेन को क्या झेलना है? प्लेन के कांच वो तो बड़े मोटे होते हैं, और ज़्यादातर ये कोशिश की जाती है कि रेजोनेंस ना हो। जैसे आर्मी वाला मैंने एग्जांपल लिया था, जैसे मार्च पास्ट जब करके जा रही तो पूरी आर्मी अगर एक ही फ्लो में करने लगी लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो वो जो ग्राउंड है वो भी उसके साथ रेजोनेट कर देगा, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को अगर मैच कर गया। तो अगर वो ब्रिज पे गया या फिर किसी ऐसे सरफेस पे जो कि उतना हार्ड नहीं है, तो वो बेचारा एम्पलीट्यूड उसका बढ़ जाएगा और टूटने के चांसेस है। इसीलिए उनकी मार्च पास्ट ब्रेक करा दी जाती है कि नहीं आज मत करो साथ साथ, जिसकी वो लोग सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि उनके भारीपन से नहीं, रेजोनेंस की वजह से टूटेगा। ठीक है, फोर्स तो वो झेल लेगा, उसके ऊपर से ट्रक चली जाती है इतनी बड़ी बड़ी, ट्रकों की वजह से नहीं टूटेगा ब्रिज। लेकिन अगर सब साथ में मार्च पास करके उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करा दिए ब्रिज की, तब टूट जाएगा। ठीक है, रेजोनेंस तो बड़ी कमाल की चीज़ है, डेली लाइफ में अकर भी होती है। जैसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये दोनों फैन रेजोनेंस कर रहे हैं, इसीलिए बड़ी तेज़ आवाज़ कर रहे हैं। जैसे ही मैं इसको बंद करता हूँ, देखिए साउंड ड्रास्टिकली गिर गई, उसकी भी साउंड थी लेकिन दोनों की एक साथ में आ रही थी, तो बड़ी तेज़ आवाज़ थी। अब देखिए कितना डिफरेंस आ गया, तो ये रेजोनेंस ही तो था। अब उसी के साथ अगर तीसरा पंखा ये भी चला दें, जैसे इन दोनों को अगर साथ में चलाओ, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच है। हाँ नहीं, साउंड पे ध्यान दीजिए, साउंड दोनों लोग की सेम है। हाँ, तो अब देखिए अब उतना रेजोनेंस का चक्कर नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ, जब आप ना समझ पाओ, जैसे इन दोनों में नहीं समझ में आ रहा था, इन दोनों में नहीं समझ में आ रहा है कि किसकी रेजोनेंस जब वाली चल रही है, दोनों ही बंद कर दे रहे हैं। अगर बंद करते ही बड़ी शांति हो जा रही है। तो जैसे ही दो बॉडी सेम फ्रीक्वेंसीज में आ जाए अपनी और नेचुरल फ्रीक्वेंसीज पे, तो देन दे स्टार्ट टू रेजोनेंस होने लगता है। उससे क्या होता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है आवाज़ का, हेंस वी हेयर अ वेरी लाउड साउंड। और हाँ बेटा, और अब फिर उसके बाद रेजोनेंस इन अ ब्रिज वाला भी बताया एग्जाम्पल। ये एग्जाम में पूछता है कि जैसे एग्जाम में पूछा है कि व्हाई डज अ ट्रूप ऑफ आर्मी इज कमांडेड टू नॉट मार्च पास विद द सेम फ्लो। तो आप बोल रहे सो दैट द रेजोनेंस इज नॉट क्रिएटेड एंड द ब्रिज में फॉल ड्यू टू दैट। और फिर उसके बाद बोला है रेजोनेंस इन टीवी, इन रेजोनेंस इन रेडियो एंड टीवी रिसीवर्स। अब ये रेडियो क्या करते हैं, रेडियो वेव्स डालते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब ये भी तो वेव्स है, वेव्स की तो अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर दो रेडियो वेव्स एक ही फ्रीक्वेंसी से चलने लगी तो रेजोनेंस हो जाएगा इनके बीच भी। अब हाँ नहीं, इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा इन दोनों का। हाँ, ये तो इनऑडिबल है, लेकिन उससे सिग्नल्स में दिक्कत आएगा। जैसे अब ये जो एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो जो इसको रिसीव करने वाला था अलग, जैसे 93.5, ये सब क्या है, ये हर्ट्ज है।
ये कोई ऐसे नाम नहीं दिया गया है, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी, रेडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है। ये रेडियो वेव्स है जिनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। जैसे जो 100.6 FM आ गया, उसकी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, पहले 93, 97, 92.7, हाँ ये सब फ्रीक्वेंसीज थी। तो इसीलिए दो रेडियो वेव्स का सेम फ्रीक्वेंसी इसीलिए नहीं आपको सुनने को मिलेगा। सर क्या ऐसा है कि सर हम लोग को इसलिए नहीं सुनाई देता है क्योंकि हम लोग की वो 20 हर्ट्ज है, 20 to 20,000 हर्ट्ज। सर लेकिन क्या ऐसा है कि सर डॉग्स को सुनाई देता होगा? हाँ डॉग्स को सुनाई देता है। डॉग्स की लिसनिंग रेंज थोड़ी अलग है। लिसनिंग रेंज इसमें बताया है, बहुत सारे स्पीशीज़ की, जैसे बैट की बहुत ज़्यादा है ना। बैट तो अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस ही करते हैं 20,000 हर्ट्ज से बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये अलग अलग, हाँ एकोइंग, हाँ एको का फिनोमेना करते हैं, रिफ्लेक्शन करा के देख लेते हैं। वो तो ब्लाइंड होते हैं तो उड़ते रहेंगे और तेज़ी अल्ट्रासोनिक वेव्स मारेंगे, टकरा के वापस आ जाएगी, उनको रिसीव कर लेंगे, ठीक है। तो रेजोनेंस आज फंडा क्लियर हुआ। अगली क्लास में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पढ़ेंगे, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी।